अस्सलाम वालेकुम। ऊप का लेक्चर नंबर 5 है। आप लोगों ने आज थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर से जुड़ा ही एक और लेक्चर देखना है। लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन की तरह की चीज़ है, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। इसका नाम जो होता है एग्जैक्टली सेम होता है जैसा कि आपकी क्लास। तीसरी चीज़ आपने जो इसके बारे में याद रखनी है कंस्ट्रक्टर के बारे में कि नॉर्मली तो होता ही है कि जब फंक्शन को कॉल करते हैं तब देखते हैं अगर उसमें पैरामीटर चाहिए तो भेजते, नहीं चाहिए तो नहीं भेजते। लेकिन कंस्ट्रक्टर के मामले में ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टर को जहां पे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जहां पर, ठीक है, मेन के अंदर, वहीं पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बनाते हुए ही वैल्यू देनी है अगर आपके कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर लिखे हैं। ठीक है, आज इससे से जुड़ा एक पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से जुड़ा आपका एक टॉपिक है, नाम है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें A type of constructor कहता है a type of constructor that is used to initialize an object। ठीक है, ऐसे कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, जब हम लोग इसका मेन में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए बजाय इसको इंटीजर या कैरेक्टर टाइप का कोई वैल्यू देकर, ठीक है, इसमें पास करेंगे, उसे पैरामीटर के तौर पर दें, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग याद रहे, मैं फिर रिपीट करता चलूं कि मेन में जाके हम लोगों ने जब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को एक और ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। ठीक है, बजाय इसके कि आप लोग क्या करें, टीचर वैल्यू को पास करो, आपके कैरेक्टर वैल्यू पास करो, आप लोग उस ऑब्जेक्ट को एक पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। इस काम के लिए आपके पास क्या यूज होता है, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कि क्या करता है कि आपके पास क्या करता है, पूरे के पूरे वैल्यूज को ऑब्जेक्ट की अपने पास करवा देता है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है कि दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा विद एन अदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट देगा और वो क्या हो जाएगा, उसे सारी वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि पहले ऑब्जेक्ट की तमाम वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें छोटी चीज एक और भी देखने वाली है, वो क्या है कि द यूजर डज नॉट नीड टू राइट द कंस्ट्रक्टर, ऐसे कंस्ट्रक्टर को क्लास में बनाने की जरूरत नहीं होती। हमने अभी तक देखा था कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, क्लास में पब्लिक वाले सेक्टर में बनाते हैं, उसके रिटर्न टाइप नहीं लिखते, उसका नाम जो होता है क्लास की तरह ही लिखते हैं, जो क्लास का नाम है वही आपके कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं क्लास के अंदर, ये बनाने की जरूरत ही नहीं। तो फिर ये कहां से आता है, ये बाय डिफॉल्ट आपका जो सी का कंपाइलर होता है ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, इसको क्रिएट कर लेता है जब इसकी जरूरत होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये उस क्लास का हिस्सा होता है, उस ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं, झंझट ही नहीं है। बस इस कांसेप्ट को याद रखना कि इसको यूज कैसे करना है, ये चीज बाय डिफॉल्ट ही मिल जाती है हमें। ठीक है, आगे क्या कहता है, इट एक्सेप्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, आप लोग इसके अंदर क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट ही भेज सकते हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट नहीं आपने भेजने, आप लोग क्या करोगे, एक ही ऑब्जेक्ट पास करोगे ऑफ अ सेम टाइप, और उसकी टाइप ही सेम। अगर आपने क्लास का नाम स्टूडेंट बनाया है और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ही क्या कर सकते हो, पास करवा सकते हो, ये इनके किसी और नाम का ऑब्जेक्ट पास करा दो। लेट्स सपोज मेरे पास 2 क्लासेस हैं, टीचर नाम की, एक स्टूडेंट नाम की। मैंने इस टीचर नाम का क्या किया है, मेन में जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं यार पहले को सारी वैल्यू दे दी, वही दूसरे में जानी है, तो मैं पहले की सारी वैल्यू दूसरे में पास करवा सकता हूं। ठीक है, कोई भी और काम किए बगैर, ठीक है, इस चीज को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे पास एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो, एक टीचर का, और मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट टीचर को पास कर दूं, ये पास नहीं होगा। आपके पास सेम टाइप के ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अगर पहला ऑब्जेक्ट टीचर के नाम का है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी टीचर का ही होना चाहिए। पहला ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वाला है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपके पास क्या होना चाहिए, स्टूडेंट की तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो आगे कहता है पैरामीटर ऑफ द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन बी गिवन इन द फॉलोइंग वे, आपको पहले कंस्ट्रक्टर की, पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे को पास करानी है तो देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप लोग जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, सेकंड ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहे हो, उसके आगे ब्रैकेट डालो और उसके अंदर क्या कर दो, पहले वाला क्या कर दो, ऑब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, क्लास का नाम लिख के स्पेस जो आप लोगों ने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है उसके साथ इक्वल का निशान डाल के पहला ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर के तौर पर लिख दो। ठीक है, तो आप लोग ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो, आप इक्वल का निशान डाल के भी लिख सकते हो, दोनों में काम इकट्ठे ना कर देना, दोनों में तो भी एक तरीका आपने अडॉप्ट करना है। ठीक है, हम इस एग्जांपल के अंदर इंशाल्लाह दोनों तरीकों को डिस्कस करते हैं। पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी अंदर हेडर फाइल लिखी, क्लास सीएस बुक नाम का मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, उसका प्राइवेट वाला सेक्टर, और 3 मैंने डाटा मेंबर यानी कि 3 वेरिएबल ले लिए। इसका नाम याद रखिएगा, एक पेज नाम का वेरिएबल लिया, प्राइस नाम का लिया, नेम नाम का, 3 वेरिएबल लिए, डाटा मेंबर भी बोलते हैं और वेरिएबल भी, और क्लास का नाम क्या है, सीएस बुक।
ठीक है, तो लाए आगे नहीं तो हमारे पास क्या है, पब्लिक वाला पार्ट क्लास का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और पब्लिक के अंदर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं देखने बनाया, एक गेट नाम किया, आपके पास क्या किया हुआ फंक्शन लिखा है और एक शो नाम का फंक्शन लिखा है और अपनी क्लास खत्म। कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है मैंने यहाँ, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं कंस्ट्रक्टर भी यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो गेट नाम का फंक्शन बनाया, उसमें क्या किया, तीनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू यूजर से मांगी। एंटर द पेज, उसने पेज नंबर एंटर कर दी कि बुक में कितने पेज नंबर है। एंटर द प्राइस, उसकी प्राइस एंटर कर दी। एंटर द बुक नेम, उससे बुक नेम, बुक का टाइटल या नेम पूछ लिया। ठीक है, ये गेट के अंदर बस इतना सा काम किया है। और शो के अंदर क्या किया है, बुक नेम और नेम की वैल्यू दिखा दी, पेज नंबर, पेज की वैल्यू दिखा दी, पेज नंबर दिखा दिए, बुक प्राइस, प्राइस दिखा दी। ठीक है, जब ये चलेगा तो ये काम करेंगे, इजी काम है, वैल्यू लेनी और वैल्यू को शो कराना है। ठीक है, फंक्शन और सॉरी क्लास आपकी खत्म। अब कंस्ट्रक्टर अभी तक हमने नहीं बनाया। प्राइवेट में 3 वेरिएबल है, प्राइस, आपके पास पेज और बुक। पब्लिक में हमने क्या किया, 2 फंक्शन, कंस्ट्रक्टर कोई भी नहीं बनाया हुआ। लेकिन अब हमने करना क्या, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करना है। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट ही एग्जिस्ट करता है, कंपाइलर इसे खुद ही क्रिएट कर लेता है जब इस तरह का कोई काम किया है। ठीक है, मेन स्टार्ट किया, मेन में पहला मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाया, b1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, cs book नाम का एक ऑब्जेक्ट बना ली b1। ठीक है, तो b1 डॉट गेट लिखा तो बेसिकली क्या होगा, cs का गेट वाला फंक्शन चला, cs का गेट वाला फंक्शन ये, यानी कि b1 के लिए पेज, ये पहली लाइन चलेगी, एंटर द पेज। ठीक है, आपके पास यहां पे क्या आएगी, पहली वैल्यू यहां पे आएगी एंटर पेजेस। ठीक है, और क्या होगा, पेज नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो b1 के पेज नाम का जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्या होगी, जो भी यूजर यहाँ पे लिखेगा, ऐसा यूजर मैं खुद ही लिख लेता हूँ, मैं लेट्स सपोज लिख देता हूँ जी 700। ये 700 पेज को जाके मिला और अल्टीमेटली बेसिकली ये b1 के, ठीक है, b1 का ऑब्जेक्ट के लिए चला हुआ ना, तो b1 के ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास पेज नाम का वेरिएबल, उसके अंदर 700 स्टोर हो गया। ओके, अगली लाइन चली, आपके पास स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाएगा, एंटरप्राइज। तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, एंटर प्राइस लिखा आ गया। ठीक है, एंटरप्राइज लिखा। अगली लाइन चली, प्राइस नाम का जो हमारे पास यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, वैल्यू स्टोर, कौन सी, जो यूजर टाइप करेगा। यूजर यहाँ पे हम लोग खुद ही बन के टाइप करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, चलो 350 कर देते हैं। ठीक है, ये 350 प्राइस में गया और बेसिकली हुआ क्या, आपके पास b1 के लिए जो प्राइस नाम का वेरिएबल है उसमें 350 जाकर स्टोर हो गया। ठीक है, ये रैम के अंदर हो रहा है, ये आपको करने पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन चली, एंटर द बुक नेम, आपके पास यहां पे लिखा आ गया एंटर बुक नेम। ठीक है, और नेम नाम का जो हमने कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाई है, उसमें क्या हो जाएगा, यूजर जहां पे जो भी नाम लिखेगा जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन C++। तो ये नाम जो होगा नेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि नेम कैरेक्टर टाइप के पीछे अरे ली है, उसकी 30 लेंथ रखी है, तो 29 लेंथ तक हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई मसला नहीं। आगे देखें तो हमारे पास अब क्या होगा, जैसे ही हमारे पास फंक्शन खत्म, कॉल आपके पास क्या होगी, ये फंक्शन b1 के लिए चलने के बाद, ठीक है, b1 के लिए चलने के बाद क्या होगा, ये लाइन पर वापस आ जाएगा, b1 के लिए गेट का फंक्शन चल गया। अगली लाइन पे किया बजाय इसके के लिए कि मैं b2 का जो एक ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिए दोबारा से गेट का फंक्शन कॉल करूं, दोबारा से सारी वैल्यूज मांगूं, रैंक को दोबारा से एंगेज करूं, मैंने डायरेक्ट क्या किया, b1 की सारी वैल्यू b2 को दे दी। इसे कहते हैं डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, आपके पास b1 के अंदर जो वेरिएबल्स पड़े होंगे उनको क्या करेगा, उनके लिए कंस्ट्रक्टर बनाएगा, उसकी तमाम की तमाम वैल्यू क्या करेगा, b2 के लिए कंस्ट्रक्टर बना के उसके तमाम लोकल वेरिएबल को दे देगा। शॉर्ट में बस इतना याद रखना, b1 के ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने जो 3 वैल्यू स्टोर कराई, पेज नेम प्राइस के अंदर, ठीक है, उनको लेता है और क्या करता है, b2 के अंदर एक कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद क्रिएट करता है, जिसके जरिए वो क्या करता है, b1 के तीनों वेरिएबल से वैल्यू मंगवा लेता है और b2 के तीनों वेरिएबल को क्या कर देता है, पास कर देता है। इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जहां पे आप कंस्ट्रक्टर बनाते ही नहीं हो, बस पहले एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हो, पास करते हो। पास करने के 2 तरीके पड़े थे, एक था कि
ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, पैरेंथेसिस जिसे बोलते हैं, पैरेंथेसिस लिख दो, ऑटोमेटिकली b1 के तीनों वेरिएबल की वैल्यू b2 को मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या आ रहा है, यहां पे हमने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया b3 के नाम का, ये दूसरा मेथड अडॉप्ट कर लिया, इक्वल के निशान वाला। तो यहां पे भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली b3 के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है, b1 के तीनों वैल्यूज को मंगवाकर b3 के तीनों वेरिएबल्स के अंदर क्या कर देगा, पास कर देगा, b1 के तीनों वेरिएबल की वैल्यू मंगवाकर b3 के वेरिएबल्स के अंदर पास कर देगा। इस तरह b3 के तीनों वेरिएबल के अंदर भी b1 की वैल्यूज पास हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही हमने अगली लाइन चलाई सी आउट की, आपके पास स्क्रीन के ऊपर डबल स्ट्रिंग में तो लिखा है डिस्प्ले होगा, तो आपके पास स्क्रीन पे क्या लिखा देगा, b1 डिटेल, ठीक है, स्ट्रिंग खत्म। आगे हमने कमांड लिखी, कमांड के एंड ऑफ लाइन इसे बोलते हैं। ये करता क्या है, कर्सर अगर यहां पे ब्लिंक कर रहा होगा तो उसे उठा के क्या करेगा, अगली लाइन पे ले आएगा, ठीक है। तो ये लाइन भी चल गई, अगली लाइन चलाई, अगली लाइन में क्या, b1 का शो वाला फंक्शन कॉल किया। b1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, cs, तो एक्चुअली cs का शो वाला फंक्शन कॉल किया, cs का शो वाला फंक्शन ये लिखा हुआ है। तो आपके पास क्या होगा, ये लाइनें जाके चलना शुरू हो जाएंगी एक-एक करके। पहले क्या स्क्रीन पे लिखा आएगा, यहां पे आपके पास लिखा आ जाएगा b1 के नीचे बुक नेम, ये स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले होगी, और b1 का नेम वाले वेरिएबल में जो वैल्यू हो वो वैल्यू प्रिंट होगी। b1 के नेम वाले वेरिएबल में क्या वैल्यू थी हमारे पास, oop in c++, तो oop in c++ डिस्प्ले होगी। अगली लाइन चली, स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले होगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास बुक, आगे पेजेस आ जाएगा, और आगे पेज, b1 के पेज के अंदर जो वैल्यू है वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। b1 के पेज के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 700, तो यहां पे 700 लिखा आ जाएगा, ठीक है। अगली लाइन चली, बुक प्राइस, तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे जगह नहीं है तो मैं अगर यहां पे लाइन लगा के लिख दूं, यहां पे आ जाएगा बुक प्राइस, ठीक है, बुक प्राइस आ गया, और प्राइस के अंदर क्या जो वैल्यू पड़ी हुई है 350, यहां पर आगे वो 350 वैल्यू, फंक्शन खत्म, कॉल रिटर्न। आगे क्या लिखा आएगा आपके पास स्क्रीन पर, मेरे पास मजीद जगह तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी इसी से आगे, ठीक है। अगली लाइन पे क्या लिखा आ जाएगा आपके पास, यहां पर b2 डिटेल लिखा आ जाएगा नीचे, ठीक है, और फिर b2 के लिए चलेगा। b2 के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है, जो b1 के वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी वही हमने b2 में पास कराई है, यानी कि वैल्यू वही रिपीट होंगी। दोबारा यहां पे बस नीचे लिखा आएगा b2 डिटेल, और उसके बाद लिखा आएगा बुक नेम, ओप इन c++, बुक प्राइस, बुक पेज 700, बुक प्राइस 350, ठीक है। वापस आएगा, सी आउट की लाइन चलेगी, b3 डिटेल, तो नीचे क्या लिखा देगा, b3 डिटेल, और b3 के लिए शो का फंक्शन चलेगा। b3 के लिए चला तो दोबारा नीचे क्या लिखा देगा, बुक नेम, और नेम की अंदर प्राइस, b3 के अंदर भी क्या पास किया हुआ है, b1 की तमाम वैल्यू, तो दोबारा यही वाली तीनों लाइनें रिपीट हो जाएंगी। बुक नेम के अंदर ओप इन c++, बुक पेज में 700, बुक प्राइस में 350, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या होगा, आउटपुट आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या होगी, ये सारी की सारी आउटपुट आएगी कि पहले आपके पास b1 और उसके लिए तमाम वैल्यूज डिस्प्ले होंगी, फिर b2 और उसके लिए तमाम वैल्यूज डिस्प्ले होगी, b3 और उसके लिए तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपके पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। यहां तक कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा हटके कांसेप्ट है, इसमें हमने कंस्ट्रक्टर बनाया भी नहीं और ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर यूज भी हो रहा है। और कर क्या रहा है, पहले ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की तमाम वैल्यूज उठाकर दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को पास कर रहा है, और इस काम के लिए क्या करता है, कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहां b2 के अंदर पास कर रहे हैं ना, तो b2 के अंदर ऑटोमेटिकली होगा एक कंस्ट्रक्टर बनेगा और b1 की तमाम वैल्यूज को पिक करेगा एज अ पैरामीटर, और क्या करेगा, b2 के लोकल तीनों वेरिएबल में पास, ठीक है। यहां पे b3 में पास करा रहे हैं, तो b3 के अंदर एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन जाएगा। क्या हम बनाएंगे नहीं ना, हमें नजर आएगा, लेकिन बैकएंड पे रैम के अंदर वर्क हो रहा है कि b3 के लिए आपके पास क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर बनेगा और वो क्या करेगा, b1 के तमाम तीनों वेरिएबल की वैल्यू एज अ पैरामीटर मंगवाएगा, और b3 के लोकल तीनों वेरिएबल के अंदर b1 के लोकल वेरिएबल की वैल्यू पास करा के स्टोर करवा लेगा, ठीक है। यहां तक ये कांसेप्ट था, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी हुई, कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।